दोस्तों वो कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का भूगोल से रिलेटेड सब्जेक्टिव प्रश्न को आप तमामी लोगों के बीच दरमियान में लेके आया हूँ। और ये पूरे किताब से सब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही प्रश्न को हमने आपको लेके आया है जो आपके 12 फरवरी को बहुत ही कारागार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टॉप प्रश्न को हमने इस वीडियो में लेके आया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी कराता हूं और आगे भी सब्जेक्ट की तैयारियां आप लोगों की करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करने बोल रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। हल्का ये मोटा वाला को कम कर देता हूँ। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो आप लोग को उत्तर में लिखना सिंपल सा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल सा लिखिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। यहाँ तक आप लोगों को दिमाग में घुस गया होगा कि रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है। ठीक है, इसमें किसी नकदी फसल की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है या कृषि बड़े बड़े आकार में खेतों या बागानों पर की जाती है। ठीक है, रोपण कृषि के में मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, कॉफ़ी, गन्ना, नारियल, केला इत्यादि होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सिंपल से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, राजनीतिक या बौद्धिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूगर्भिक जल संसाधन के से क्या तात्पर्य है। तो भूमि के अंदर के जल के स्रोतों को भौम जल के नाम से जाना जाता है। कुएं, नलकूप आदि प्रमुख भौम जल के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा, मानव भूगोल क्या है। ठीक है, तो मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोलों में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों के विवरण का स्वरूप अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजीकरण। तो उद्यमों के स्वामित्व तथा प्रबंधों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को निजीकरण के नाम से जाना जाता है। निजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है। ठीक है, तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे भोजन हो गया, ठीक है, भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मानव भूगोल क्या है अथवा मानव भूगोल को परिभाषित करें। शायद इस प्रश्न को हमने आपको बताया था, मानव भूगोल क्या है, और ये हल्का लॉन्ग टाइप में है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतर क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का क्षेत्र मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, मानवीय कार्यकुशल आदि पर पर्यावरण के भौतिक तत्वों से प्रभाव तथा विस्तृत है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम 100% चांस देते हैं ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा का उल्लेख करें। ये प्रश्न आप लोग याद करके जाइएगा। अथवा रेटजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित दें। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मानव भूगोल को परिभाषित का उल्लेख करें, अथवा रेटजल द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित करें। ठीक है, तो आप लोग लिखना है, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और भूतल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, संश्लेषित अध्ययन है, ये था रेटजल के अनुसार। ठीक है, अब विभिन्न विभिन्न या क्या बोला, विभिन्न विद्वानों यानी जो जो विद्वान है, विभिन्न विद्वान है, उनके अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो ये है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों के विवरण व स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वाइट और टेनर के अनुसार मानव भूगोल वस्तुतः मानव परिस्थिति जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मनुष्य के द्वारा स्वयं प्राकृतिक वातावरण में समायोजित करने की प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला विद्वान है वाइडल डी लाब्लासा के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले सभी भौतिक नियमों तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का संयुक्त अध्ययन शामिल है। ठीक है,
अगला सवाल है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियतिवाद या तो निश्चयवाद का तथा संभववाद में अंतर बताएं। नियतिवाद, निश्चयवाद तथा संभववाद में अंतर बताएं। तीनों का प्रश्न एक ही होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नियतिवाद रहे या निश्चयवाद रहे या संभववाद रहे, ठीक है, तो आप लोग का उत्तर एक ही लिखना है। लिखना क्या है, नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप जो होते हैं पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि संभववाद के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक पर नियंत्रण में सक्षम है तथा अपने लाभ के लिए वह प्राकृतिक का विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण का अध्ययन की एक विधि है, ठीक है, एक विधि है। अगला सवाल है, जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग को उत्तर में लिखना, किसी क्षेत्र में विशेष में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या वृद्धि या कमी को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके दो रूप है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर और मृत्यु दर, स्थानांतरण प्रवास की दर पर निर्भर करता है। जनसंख्या परिवर्तन के आर्थिक कारण भी है, जैसे कृषि के दशा, बाजार सुविधा एवं उद्योग। अगला सवाल है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के नाम बताएं, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन होते हैं जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं या क्या संकेत करता है अथवा लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है। लिंग अनुपात का निर्धारण निम्नलिखित सूत्रों के प्रयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। लिंग अनुपात को मापा कैसे जाता है बता देते हैं। लिंग अनुपात में मापा जाता है महिलाओं की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या गुने 1000, ठीक है, इस तरह मापा जाता है। अगला सवाल है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि प्रक्रिया है, ठीक है। अगला है साक्षरता। साक्षरता से आप क्या समझते हैं, तो साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, ठीक है। साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने लिखने की क्षमता होना। साक्षर का शाब्दिक अर्थ है अक्षरों का ज्ञान होना। जो व्यक्ति किसी भी भाषा को साधारण वाक्य लिखने या पढ़ने की क्षमता रखता है उसे साक्षर कहते हैं, ठीक है। यानी साक्षर का जो अर्थ होता है पढ़ने लिखने की क्षमता होना, ठीक है। साक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरों का ज्ञान होना। जो व्यक्ति किसी भी भाषा को साधारण वाक्य लिखने या पढ़ने की क्षमता रखता है उसे साक्षर कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, तो किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के लोगों की कुल संख्या में पढ़े लिखे लोगों की, शिक्षित लोगों के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। सामान्य रूप से इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति 1000 लोगों पर शिक्षित लोगों की संख्या के रूप में भी दिखाया जाता है। साक्षरता गणितीय सूत्र निम्न है, ठीक है। जैसे साक्षरता को मापना अगर आपको, तो शिक्षित जनसंख्या बट्टा कुल जनसंख्या गुने 100, ठीक है, इस तरह से आप माप सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, स्थानांतरित कृषि अथवा झूम कृषि। आप लोगों ने पढ़ा होगा, झूम कृषि के बारे में सुना होगा। स्थानांतरित कृषि अथवा झूम कृषि का अर्थ क्या है अथवा झूम कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ सकता है, स्थानांतरित कृषि क्या है, झूम कृषि का अर्थ क्या है, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। तीनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो देखिए, झूम कृषि को घुमंतु कृषि भी कहते हैं, ठीक है। झूम खेती के लिए जंगल के कुछ भागों का बारी बारी से काटा जाता है और उस पर अल्पकाल के लिए खेतों की जाती है। भूमि में उर्वरकता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर पुनः दूसरी जगह खेती की जाती है। खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं तथा खेत पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाल, फावड़े इत्यादि से खोदी जाती है, ठीक है। इस कृषि में वैज्ञानिक उपकरण, सिंचाई, उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती खानबदासी जनजातियों द्वारा की जाती है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, तो भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागर के दोनों ओर स्थित देशों में की जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण यूरोप में इटली तथा ग्रीस तथा दक्षिण अमेरिका में चिली आदि देश आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो जब फसलों का उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती आती है, मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो जब फसलों के साथ साथ जो ना पशुपालन भी किया जाता है तो इसे आप मिश्रित कृषि कह सकते हैं, ठीक है। मिश्रित कृषि जैसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, मिश्रित कृषि को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर बताएं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग।
0.1 देना। यह विनिर्माण की सबसे बड़ी इकाई या विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें मानव श्रम की प्रधानता होती है। इसमें मानव श्रम के स्थान पर मशीनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होते हैं, ठीक है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें विशाल पूंजी की, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप प्रश्न बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को हमने कहीं और से नहीं बताया बल्कि आपके एनसीईआरटी के बुक से बताए जो टॉप प्रश्न है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो कुछ खास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।